Hello students, myself Kamlesh, Saraswati Vidya Mandir, Bharavatsena, Betia. This is the sixth video for the chapter 9 named as soil. और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। इसके पहले वीडियो में यानी कि 5वें वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में पर्कुलेशन के बारे में, और वहाँ पे हम लोगों ने जाना था कि पर्कुलेशन क्या होता है और पर्कुलेशन रेट क्या होता है। पर्कुलेशन रेट को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोगों ने एक यूनिट भी देखा था। ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले में हम लोग देख सकते हैं कि पर्कुलेशन रेट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर बाय पर्कुलेशन टाइम। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी तरह के सॉइल के द्वारा कितना पानी एब्जॉर्ब किया जाता है उसे ही हम लोग पर्कुलेशन रेट के नाम से जानते हैं। यानी कि एक पार्टिकुलर यूनिट टाइम में, जैसे 1 मिनट में मिट्टी ने कितना पानी एब्जॉर्ब किया, इसे ही हम लोग पर्कुलेशन रेट के नाम से जानते हैं। और हम लोगों ने ये भी जाना कि पर्कुलेशन रेट अलग अलग तरह के मिट्टी में अलग अलग तरह का होता है। जैसे सैंडी सॉइल में ज़्यादा होगा, क्ले सॉइल में कम होगा, और क्यों होगा इसका कारण भी हम लोगों ने देखा था। इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं। जैसे नीचे देखिएगा, क्वेश्चन लिखा है, हाउ कैन वी फाइंड दैट द सॉइल हैव मॉइस्चर। इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। दूसरा है, विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट, यानी कि किस सॉइल में पर्कुलेशन ज़्यादा होती है। तो ये सैंडी सॉइल में होती है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तीसरा है, विच सॉइल वुड हैव लोवेस्ट पर्कुलेशन रेट, यानी कि पर्कुलेशन रेट कौन सी मिट्टी में सबसे कम होता है। तो ये क्लेई सॉइल में होता है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। चौथा है, विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन द लिस्ट, यानी कि रिटेन करने का मतलब होल्डिंग कैपेसिटी, कि कोई भी मिट्टी कितने देर तक पानी को होल्ड करके रख सकता है। यानी कि कोई भी मिट्टी पानी को होल्ड कर रहा है मतलब उसका पर्कुलेशन रेट कम है, तभी वो उस पानी को होल्ड कर पा रहा है, यानी कि अपने अंदर रोकने की क्षमता है, ज़्यादा मात्रा में पर्कुलेट नहीं कर रहा है। तो कौन सी मिट्टी में होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा, तो क्ले सॉइल में ज़्यादा होगा क्योंकि उसका पर्कुलेशन रेट सबसे कम होता है। और कौन सी मिट्टी का पर्कुलेशन रेट सबसे ज़्यादा होता है, वो है सैंडी सॉइल, तो उसका होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होगा। तो इसका आंसर हुआ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर कौन सा मिट्टी रिटेन करता है, तो क्ले सॉइल, और लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर कौन सा मिट्टी रिटेन करता है, तो वो है सैंडी सॉइल। पांचवा क्वेश्चन है, कैन यू सजेस्ट एनी मेथड्स टू लेट मोर रेन वाटर पर्कुलेट एंड रिटेन एंड रिच द वाटर अंडरग्राउंड, यानी कि इसमें बताया गया है कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा आप पानी को ग्राउंड वाटर तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब तक मिट्टी में पर्कुलेशन नहीं होगा, पानी फिल्टर होके नीचे नहीं जाएगा, और पानी जब तक पर्कुलेट होकर नीचे नहीं जाएगा, नीचे का जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, इसके बारे में आप लोग को बताना है। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है सॉयल एंड क्रॉप्स, जिसमें हम लोग को पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्ट सॉयल एंड इट्स फर्टिलिटी। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी क्रॉप्स की खेती करने के लिए हमें सॉयल की आवश्यकता होती है, लेकिन अलग अलग तरह के सॉयल में अलग अलग तरह की क्रॉप्स की खेती की जाती है। जैसे धान, गेहूँ इत्यादि के उत्पादन के लिए जनरली हम लोग लोमी सॉइल का उपयोग करते हैं। उसी तरह कपास और जूट का उत्पादन के लिए हम लोग ब्लैक सॉइल यानी कि क्लेई सॉइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वाटरमेलन के उत्पादन के लिए हम लोग सैंडी सॉइल का उपयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिसमें बहुत तरह की मिट्टी है जिसमें अलग तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो क्रॉप्स का उत्पादन जो है वो मिट्टी के नेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन
और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रॉप्स के उत्पादन में हेल्प करते हैं, उनके क्षमता को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी जगह पे जिस तरह का वातावरण होगा, यानी कि एटमॉस्फेयर जिस तरह का होगा, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का वेदर जिस तरह का होगा, उसी तरह का क्रॉप्स का उत्पादन भी हो सकता है वहाँ पे। क्योंकि किसी भी जगह का क्लाइमेट और वेदर वहाँ पर होने वाले सभी तरह के वेजिटेशंस को प्रभावित करता है। कोई भी क्रॉप्स का उत्पादन हम लोग हर जगह पे नहीं कर सकते। कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको गर्म प्रदेश में, गर्म जगहों पर उगाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिन्हें ठंडी जगहों पर उगाया जाता है। जैसे फल, सेब हुआ, मौसम्बी हुआ, इनकी खेती हिमाचल प्रदेश, कश्मीर आदि ठंडे प्रदेशों में की जाती है। लेकिन धान, गेहूँ, मक्का हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड रीजन में ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि सीजन में गर्म वातावरण पाया जाता है, पानी भी अच्छे अमाउंट में उपलब्ध रहता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी जगह का वातावरण, वहाँ का मौसम, वहाँ का वेदर, क्लाइमेट जिस तरह का होगा, उसी तरह के क्रॉप्स का उत्पादन भी वहाँ पे किया जा सकता है। क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो हैं वहाँ के मिट्टी को ही प्रभावित करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे हैं: विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी। ये सभी मिलकर सॉइल के फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं, और अगर सॉइल का फर्टिलिटी प्रभावित होगा तो उसमें उत्पादन होने वाले क्रॉप्स भी प्रभावित होंगे। तो एक एक करके जानेंगे कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह से सॉइल की ह्यूमिडिटी, सॉइल के फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। जैसे एक नंबर है विंड। हवा कैसे प्रभावित करती है? जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कपड़ा भीगा हुआ अगर छत पर डाल देते हैं या धूप में डाल देते हैं, अगर धूप निकला हुआ ना हो लेकिन सिर्फ हवा बह रहा हो तो भी वो पानी को सुखा देता है, यानी कि कपड़ा सूख जाता है। तो किसी भी एरिया में जब हवाएं बहती हैं तो वो मिट्टी के अंदर के जो मॉइस्चर है उसको भी उठाकर अपने साथ ले जाती हैं। तो बहती हुई हवा जो है मिट्टी के मॉइस्चर को कम करती है। रेनफॉल आप लोग जानते हैं कि ये वाटर का सबसे बड़ा सोर्स है किसी भी जगह के पर खेती करने के लिए। तो जितनी ज़्यादा बारिश होगी समय पर, जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतना ही अच्छे क्रॉप्स का उत्पादन हो पाएगा। लेकिन अगर रेनफॉल सही समय पर नहीं होता है तो क्रॉप्स का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए रेनफॉल का, यानी कि बारिश का सही समय पर होना ज़्यादा ज़रूरी है। टेम्परेचर, किसी भी जगह का टेम्परेचर जो है उसके क्रॉप्स को प्रभावित करता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो पेड़ पौधों को उगने में सहायता मिलती है, उनको फोटोसिंथेसिस करने में सहायता मिलती है, उनमें ग्रोथ तेज़ी से होता है। अगर पानी और लाइट दोनों की उपलब्धता अगर अच्छी हो तो अच्छे क्रॉप्स का उत्पादन किया जा सकता है। और लास्ट है ह्यूमिडिटी। अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम और ज़्यादा है तो भी उसके कारण से सॉइल की फर्टिलिटी प्रभावित होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होने से हवा क्या करती है, सॉइल के ह्यूमिडिटी, सॉइल के जो मॉइस्चर है उसको प्रभावित करती है, यानी कि सॉइल में जो पानी उपस्थित है उसको वो सुखाने का प्रयास करती है। तो उससे क्या होता है कि मिट्टी में जो वाटर है उसकी मात्रा कम होने लगती है, जिससे जिससे क्रॉप्स का उत्पादन प्रभावित होता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं, ये भी वहाँ के क्रॉप्स के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा दिस फैक्टर्स अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो मैंने फैक्टर्स ऊपर लिखे हैं ये सारे फैक्टर्स वेदरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जहाँ पे जिस तरह का वेदर होगा, क्लाइमेट होगा, उस तरह का सॉइल स्ट्रक्चर भी उस जगह पे पाया जाएगा। द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रोन इन एनी रीजन। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी जगह पर किस तरह के क्रॉप्स का उत्पादन हो पाएगा, ये दो चीज़ें मिलकर डिवाइड करती हैं। नंबर 1 कि वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है, और नंबर 2 वहाँ पे सॉइल किस तरह की पाई जाती है। ये दोनों फैक्टर्स मिल के ही क्रॉप्स के उत्पादन में सहायता करते हैं।
तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि क्लाइमेट और सॉइल के कारण किस तरह वहाँ का जो क्रॉप्स है, एग्रीकल्चर है, खेती है, अनाज का उत्पादन है, वो पूरी तरह से प्रभावित होता है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोग जाना कि एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स किस तरह सॉइल के प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं और परकोलेशन रेट के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉइल के जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मॉइस्चर इन सॉइल, सॉइल में जो मॉइस्चर है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, इसके बारे में जानेंगे। साथ में एब्जॉर्प्शन, पानी का एब्जॉर्प्शन किस तरह होता है सॉइल में, उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट पॉइंट हम लोग का बचेगा सॉइल इरोजन, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।